इसकी आती है कि स्कूबा ड्राइवर्स पे जो इफेक्ट लग रहा है या जो बेंड्स की प्रॉब्लम उन्हें हो रही है वो किस लॉ की वजह से हो रही है, तो उसका क्या है आंसर, हेनरी लॉ। चलो अब इसकी भी थ्योरी लिख लो। थ्योरी लिखाऊं या अपने आप हिंदी में अपने लैंग्वेज में लिख लो या इंग्लिश में लिखाऊं, बोलो। इंग्लिश में लिखाऊं, चलो लिखो। स्कूबा ड्राइवर्स suffers from the painful effect scuba divers suffer from the painful effect called bends. When they come toward the surface, मतलब जो पानी से वो ऊपर को आते हैं। When they come toward the surface, to avoid winds as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tank used by scuba drivers, इससे पहले छूटा है कुछ, क्या छूटा है, फिर से बोलूं, चलो पूरी लाइन बोलिए। टू अवॉइड द बैंड, हो गया सब तुमने अपनी कॉपी किताब में बोल, सुनो। टू अवॉइड द बैंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, the tanks used by scuba drivers are filled with air diluted with helium का परसेंटेज देखो बेटा, क्या है 11.7%, 56.2% nitrogen and 32.1% oxygen. 32.1% oxygen. नीचे अच्छा सुनो, अब एक चीज बताओ, मैंने हीलियम क्यों मिलाया? हीलियम क्यों मिलाया? क्योंकि अभी हमने जो KH की टेबल देखी थी, सही, उसमें सबसे ज्यादा KH की वैल्यू हीलियम की थी। इट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में सबसे कम। अगर ब्लड में घुलेगी नहीं, अनरिएक्टिव रहेगी, तो वो बैंड्स भी कम बनाएगी। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन लिखो एक बार। अभी एक दो क्वेश्चन लिखाऊंगी, बाद में अगर टाइम बचता है क्लास में तो फिर हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे, वरना हम सामने ऑनलाइन बोल रहे हैं। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 in water, the solubility of N2 in water at 300 Kelvin and 500 torr, TOR
of nitrogen in water at 300 Kelvin and 500 torr. Partial pressure is 0.01 gram liter inverse. The solubility at 750 torr. पार्शियल प्रेशर। और मैंने फॉर्मूला लिखवाया था सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेशर के टर्म में, क्या था? S1/S2 इक्वल टू P1/P2। लगाओ जल्दी से। हमें सॉल्युबिलिटी कितनी दी हुई है? एक की दी हुई है 0.01। उसके बाद हम क्या लगाएंगे बेटा? दूसरे की हमें निकालनी है, S2 में निकालनी है। P1 हमें 500 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 750। सही है, निकालो। S2 बराबर 3 × 0.1 आ जाएगी। जल्दी जल्दी कॉपी करो, मैं फोटो खींचू क्योंकि क्लास जल्दी जल्दी निकलनी है। आया समझ में? कल फॉर्मूला लिखवाया था S1/S2 = P1/P2। सॉल्युबिलिटी क्या थी? पार्शियल प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। तो हम क्या निकाल लिया? हमें दी हुई है वाटर में किसकी? नाइट्रोजन का दिया हुआ है और हमें दूसरे के दोबारा निकालना था। तो इतने प्रेशर पे क्या हो जाएगी? जब प्रेशर चेंज कर रहे हैं नाइट्रोजन की तो फिर निकाल देंगे बस। और टॉर से टॉर कट गया तो ये ग्राम पर लीटर में थी तो ये भी ग्राम पर लीटर में ही आएगी। चलो दूसरा लिखो। एनोक्सिया इज अ कंडीशन। एनोक्सिया is a condition generally seen in climbers because of इसमें पहला ऑप्शन है हमारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 in at high altitude. सेकेंड है हाई कंसंट्रेशन of air at high altitudes. CF high partial pressure of O2 at high altitudes. चौथा क्या है? लो पार्शियल प्रेशर बातें मत करो यार, तुम लोग बच्चे थोड़ी नहीं है जैसे दीवार टोकनी पड़ेगी। बातें मत करो। बताओ आंसर। क्या हो गया? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड।
चीज बताओ, जब तुम इतना बड़ा टर्म लिख रहे होते जल्दी जल्दी में, तो सिर्फ इतना लिख सकते हो ना, इतने से समझ में तो आएगा नहीं, हाई कंसंट्रेशन है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखना शुरू करो। पीपी लिखा है भाई, तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम क्या शॉर्टकट बना रहे हो। लिखो, the Henry's law constant for CO2 is in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 1 liter of soda water when packed under 2.5 atm CO2, 2.5 atm है बेटा, CO2 pressure at 298 Kelvin। बताओ क्या होगा और क्या पूछा है तुमसे। CO2 पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 पूछा है, तो पहले क्या करोगे, लगाओ, एक चीज ध्यान रखना, दोनों की यूनिट्स अलग अलग दी हुई हैं, पार्शियल प्रेशर की एंड तुम्हारी काई एच की, और पार्शियल ये बता दिया है कि 1 atm बराबर 10 to the 5 पास्कल। तो क्या लगाओगे, पहले हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, P प्रेशर बराबर KH काई, ये किसका फॉर्मूला है, हेनरी ने दिया था, हेनरी लॉ। अब इसमें लगाओ वैल्यूज, ये कितना दिया हुआ है, 2.5 atm दिया हुआ है हमें, ये कितना दिया हुआ है, 1.67 into 10 to the power 8 upon 10 to the power 5, और काई CO2 यहाँ से निकालो। एक सेकेंड, काई CO2 बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 into 10 to the power 5 अपॉन 1.67 into 10 to the power 8 आ जाएगा। yes. सही है। अब ये कितनी आ रही है, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली आती है 1.5 into 10 to the power -3। अब एक चीज देखो, कंसंट्रेशन ऑफ काई CO2 कैसी है, बहुत लो है ना, -3 का मतलब किसमें हो गया, मिलीलीटर के टाइप में चलेगा, बहुत ही कम हो गई ना -3 का मतलब, तो इसको हम सोल्यूशन कैसा बोल दे रहे हैं, डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो गया। अब काई CO2 जब हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि हमने कल मैंने बताया था ना, डाइल्यूटेड सोल्यूशन लेते हैं तो टोटल सॉल्वेंट में, टोटल सोल्यूशन में से काई CO2 जब मैं लिखूंगी तो नंबर ऑफ मोल ऑफ, वैसे जनरली मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस वाटर। सही है। अगर मेरे सोल्यूशन में सॉल्यूट बहुत ही कम है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या पता लग गया, -3 आ रहा है, मतलब बहुत कम हो गया ये एक वैल्यू, पॉइंटों के बाद 3 तो 0 ही आ जा रहे हैं ना, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं जोड़ते टाइम,
इसे जोड़ रहे हैं इसलिए निकलेक्ट किया, तो ये क्या आ गया, काई CO2 बराबर NCO2 अपॉन NH2O। सही है। अब काई CO2 कितना आया अपना, हाँ लगाओ, और हमने वो कितना लिया, 1 लीटर लिया है सोडा वाटर, तो वाटर के मोल कितने आ जाएंगे, 1 लीटर का मतलब, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml लिया है, 1000 ml अपॉन 16 करो, मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए 1000 ml अपॉन 16, मोलर मास ऑफ वाटर इज 16 ना, 18 करो, ये आएगा समथिंग 55 पॉइंट समथिंग आएगा तुम्हारा। $55.5 आएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ भी, पहले भी निकाल लो फिर समझा। ये आ गया 55.5 आया। सही है, 55.5 आ गया। अब इसको यहाँ पे लगा दो बेटा काई CO2 में, काई CO2 बराबर NCO2 अपॉन NH2O। काई CO2 हमारे पास कितना था, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 55.5 बराबर NCO2 आ गया ना। yes. कितना आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर आ रहा है बेटा उससे पूछा क्या एक्सपीरियंस में बोलो, क्वांटिटी पूछा, वेट। अब मोल को भी तोड़ो, तोड़ो मोल को, यहाँ पे मोल को हम किसके फॉर्म में तोड़ेंगे, वेट अपॉन मोलर मास, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, वेट ऑफ CO2 पूछा है, क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछे ना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या पूछा है, देख यहाँ पे आप सुनो, समझा रही हूँ ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, KH फॉर CO2 दिया हुआ है इतना, किसमें दिया हुआ है ये, पास्कल में, कितने पे, इतने पे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 का मतलब हो गया वेट पूछा है, क्या पूछा है, वेट ऑफ CO2। राहुल समझ में। और ये हमें क्या दिया, 1 लीटर सोडा वाटर दिया हुआ है। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया बेटा, जब मैं मोल निकालूंगी किसके, वाटर के, तो मैं इस वाले 1 लीटर को यूज करूंगी। अब 1 लीटर को हम किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ml में। सही है, 1000/18 लगा के हमने वहां से निकाले क्या, वाटर के मोल निकालेंगे। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पैक्ड है अंडर द प्रेशर ऑफ CO2 का प्रेशर दे रखा है 2.58। ये क्या दे रखा है, 2.5 ATM। अब एक चीज देखो, 2 प्रेशर्स दे रखे हैं मुझे, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 प्रेशर दिए, एक पास्कल में दिया है, दूसरा किसमें दिया है, ATM में। इट मींस इन दोनों की यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी ना, जो हम ATM में लें जो पास्कल में लें, किसी एक ही में लेंगे। अब यहाँ पे क्या आया हमारा, हमसे पूछ क्या लिया, बस तुम्हें इतना याद रखो, मुझे क्या निकालना है इसमें फाइनली, क्वांटिटी ऑफ CO2 मतलब वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए मेरे पास एक क्या दिया हुआ है, हेनरी लॉ दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वेट निकालना है। तो सबसे सिंपल चीज हमारे दिमाग में आई, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है, हेनरी लॉ लगा देते हैं। हमने वहां से क्या लगाया, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू काई CO2। अब काई CO2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, क्योंकि हमें कैसे भी मोल निकालने के लिए हमें CO2 के बारे में और कुछ पता ही नहीं है। हम वहां से क्या निकाल लिया, हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जब मैंने निकाला, जब मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाला, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना आया बेटा, कितना आ रहा है,
1.5 इंटू 10 टू की पावर -3। ठीक है, -3 का मतलब हो गया वैल्यू बहुत छोटी हो गई। अगर मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन में कुल कितना है -3 का मतलब मैं इसको 0.00015 लिख सकती हूँ। लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर में तो ये बहुत कम हो गई ना, तो इसलिए मेरा सोल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूटेड सोल्यूशन हो गया। कल मैंने बताया था अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगी किसी डाइल्यूटेड सोल्यूशन के लिए किसी सॉल्यूट का, तो मैं क्या करूंगी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सोल्यूशन कर दूंगी इसे। उसमें क्या सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट कर दूंगी खाली। उसमें सोल्यूशन के मोल्स में, क्योंकि मेरे निग्लेजिबल हो जाएंगे सॉल्यूट के मोल्स, जो हम यहाँ पे ये पूरा लगा रहे थे हमसे यहाँ से यहाँ आ गया। अभी तक हमें क्या क्या पता है इसमें का, ये पता है मुझे। अब मुझे ये नहीं पता मोल ऑफ वाटर और मोल ऑफ CO2 कितने हैं, बट मुझे ये पता है कि मेरे पास वाटर कितना है। वाटर कितना है 1000 ml। उससे मैंने क्या निकाल लिया, मोल ऑफ वाटर निकाल लिए। मोल ऑफ वाटर मेरे कितने आ गए 55.5 मेरे पास आ गया मोल ऑफ वाटर। अब मेरे पास अब 2 चीजें हैं, तो मैं तीसरी चीज निकाल सकती हूँ। तीसरी चीज मैंने क्या निकाली यहाँ से, मोल ऑफ CO2 निकाली। बट मुझसे पूछा क्या है बेटा, वेट ऑफ CO2 पूछा है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास तो मुझे पता है ना कितना होता है, CO2 को मैं निकाल लूंगी 12 + 32 44 आ जाएगा। 44 से जब मैं इस वाले मोल की गुणा कर दूंगी जो मोल मेरे निकल के आए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ CO2। और वो आंसर कितना आ रहा है इसका पूरा, इसका आंसर आ रहा है 3.67 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी भी समझ में नहीं आया क्या, आ गया 3.67। अब चलो अभी तक बेटा मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। क्या बेटा, हाँ ये वाला तो मैंने सिर्फ तुम्हें ये समझाने के लिए लगाया, ये करो या ना करो कि ये आ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएंगे बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे। या तो तुम डायरेक्ट इसी स्टेप में इसे कर लो, वेट अपॉन CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। अगर तुम यहाँ पे नहीं आते, यहाँ सुनो, ये स्टेप अलग नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे थे, ये निकाला और ये कितना आ रहा था, कैलकुलेशन बोल रहे थे, सामने क्या लिखा हुआ था 1.5 ये नहीं था, कुछ और था। बोलो क्या था लास्ट स्टेप भाई, हाँ इंटू 5.5 सही है। अब मैं यहाँ से इसे लिख लूँ, वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास कितना था इसका CO2 का 44, यहाँ पे 44 लिख लो, बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 5.5। W इक्वल टू CO2 बराबर 44 इंटू, अभी सबकी गुणा कर लो, ये 3.6 समथिंग कुछ आ जाएगी, 64 आ जाएगी, 6466 जो भी आएगी ग्राम में इतनी आ जाएगी वेट ऑफ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझा करो पूछ क्या रहा है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते रहा करो। अच्छा, अब इसके बाद डालो बेटा हेडिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, इस पे स्टार बना लेना, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें एक बार सॉल्व कर लेना।
स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करोगे कि कैसे कैसे क्या क्या निकालना है, तो कोई क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। 500 ml आपने 1000 ml करें वो भी 500। आंसर नहीं चेंज आएगा, आंसर्स पीछे दिए वो होंगे क्या क्या क्वांटिटीज में मत जाओ, बस ये देखो कि सेम चीजें ट्रेड में चल रही है या नहीं चल रही है। पेपर प्रेशर डाल बेटा। पेपर प्रेशर क्या होता है? पास के द्वारा जो प्रेशर पड़ना होता है हमारी सरफेस एरिया पे, वो हमारा क्या कहलाता है? अगर मैंने किसी क्लोज्ड वेसल में एक कोई वॉलेटाइल का ले लिया, सॉल्यूट ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। वॉलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? ऐसा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन या सॉल्यूट कुछ भी ले लो, मतलब कि वॉलेटाइल कोई पदार्थ लिया है, उसका मतलब ये हो गया जिसकी वाष्प बन सकती है, मतलब जिसको पेपर फेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जब करते हैं तो यहाँ पे जब एक क्लोज वेसल है मेरे पास, अगर मैंने जैसे कि तुमने चाय को गर्म करा होगा ढकते हुए, ठीक है, ढकते हुए जब चाय गर्म करते हैं तो फ्लैट ऊपर को जाती है, तो एक तरीके से पेपर प्रेशर। बट अगर उसको हम बिल्कुल ढका हुआ, बिल्कुल पैक है, तो वो वाष्प कहाँ को जाएगी? नीचे को प्रेशर मारेगी, अगर ऊपर को नहीं जा पा रही तो उसका जो प्रेशर पड़ता है कहाँ पे? इसके सरफेस एरिया पे, जो ये भाप का इनवर्स प्रेशर पड़ेगा। ये ऊपर को जा रही है, बट ऊपर से टकरा के जब ये वापस आएगी तो जो प्रेशर क्रिएट करेगी समतल पर, जो हमारी सतह होगी किसकी? लिक्विड की, जिससे हम वॉलेटाइल लिक्विड है जो हमारे पास, जिससे हम क्या बना रहे हैं? पेपर बना रहे हैं। उस पर जितना प्रेशर क्रिएट होगा एक्सटर्नल, वो हमारा क्या कहलाता है? पेपर प्रेशर कहलाता है। अब चलो लैंग्वेज में लिखो इसको, क्या कहते हैं? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर में लिखो बेटा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और भाई वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर की जगह बीपी लिखना, सही है? आगे समझो, कुछ शॉर्टकट्स पे आओ तुम लोग। वेपर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted by the vapor of a liquid on its surface where they are in equilibrium is known as vapor pressure. यार इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो रहा है? जितनी वेपर से क्या बन रहा है हमारा, जितना लिक्विड से वेपर बन रहा है उतना वेपर से लिक्विड भी बन रहा है। क्लोज वेसल में है हम लोग, जितना ये बन रहा है उतना ही ये बन रहा है। ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे जब हम इसे गर्म कर रहे हैं, इसकी वेपर बन रही है और वेपर जो वापस आके इसमें जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, वही हमारा क्या हो गया? वेपर प्रेशर हो गया। अब देखो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी उतना ज्यादा भाप बनेगी, उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डायरेक्टली, क्या समस्या है इज नोन एज वेपर प्रेशर। कोई प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम? वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जितना ज्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उसकी वेपर उतनी ज्यादा कम बनेगी। सेम गोज टू, अगर जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी का तो वो क्या करेंगे? उतनी देर में वेपर क्रिएट करेंगे। जैसे कि तुम एक तरफ पेट्रोल लो और एक तरफ वाटर लो अपने पास, तो तुम देखोगे पेट्रोल जल्दी उड़ गया, वाटर देर में उड़ेगा, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में अंतर है, दोनों के वेपर प्रेशर में, मतलब सॉरी उसमें अंतर है, किसके? वोलेटाइल नेचर में अंतर है। हमारा
इथिल अल्कोहल क्या है, ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर है इसकी तुलना में, वाटर की तुलना में, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हुई है। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, अच्छा पहले ये समझो वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल क्या है, जो वाष्प बना पा रहा है, मतलब जो वेपर को क्रिएट कर पा रहा है, वो हमारे क्या हो रहे हैं, वोलेटाइल इन नेचर। लिखो वोलेटाइल, सॉरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, क्योंकि अभी बार बार आएंगे, इसलिए दो शब्द अच्छे से सीखो। वोलेटाइल का मतलब है कैन फॉर्म वेपर इजीली, मतलब वाष्प आसानी से बना सकता है, कैन फॉर्म वेपर इजीली। और नॉन वोलेटाइल का मतलब है डू नॉट फॉर्म वेपर, मतलब वो वाष्प बनाता ही नहीं। अब मैंने एक सोल्यूशन बनाया है, उसमें मैंने दो ए और बी को मिलाया। क्या बनाया, दो और ए टाइप के एक लिक्विड लिया और एक बी टाइप का लिक्विड लिया, उन दोनों को मिला के मैंने क्या बनाया, एक सोल्यूशन बनाया। अब सोल्यूशन जो बनेगा वो कैसा इन नेचर होगा, अगर ये दोनों वोलेटाइल हैं। अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो सोल्यूशन भी इन नेचर में कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। दूसरी चीज, अगर मुझे इसका पूरे का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखना होगा तो वो दोनों के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिखूंगी मैं तो वो किसके बराबर होगा, दोनों के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। अगर मैं इसमें पी टोटल लिखूंगी, पी टोटल लिखूंगी तो वो कितना आएगा, पी ए प्लस पी। सही है। अगर यहीं पे मैंने एक लिक्विड ऐसा लिया ए प्लस बी, जिसमें एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है, एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है, तो क्या होगा, तो क्या प्रेशर जो टोटल होगा वो डिपेंड करेगा पीवी पे। जब वो नॉन वोलेटाइल है, इट मींस वो प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर रहा, कोई भी वेपर बना ही नहीं रहा, तो वो प्रेशर में कैसे हमारे इंक्लूड करेगा, नहीं करेगा। तो इस वाले टर्म के लिए अगर मुझसे पूछा जाएगा पी टोटल, तो वो कितना हो जाएगा, पी टोटल बराबर पी। इसलिए ये बात समझ में आया, अगर मैं दो वोलेटाइल को बनाऊंगी तभी वो किस में हमारे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, पी टोटल में। अगर एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल है तो हमारा पी टोटल क्या होगा, सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा, जो क्या होगा, जो वोलेटाइल इन नेचर हो। और अगर दोनों नॉन वोलेटाइल को बताया तो मेरा पी टोटल 0 है। डाल्टन्स के लास्ट है एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं, बट एप्लीकेशन सब डिपेंडेंट। और ना तुम्हारे नीट के सिलेबस में हेनरी और राउंड को सिर्फ 2 की बात करेंगे, मगर हाँ एप्लीकेशन उसी की है। एक लाइन लिखो बेटा, अगर मेरे पास देखो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है और ये कैसा है, वोलेटाइल इन नेचर है, अगर मैं इसे हीट दूंगी तो इसमें क्या बनेगी, वेपर बनेगी। इसको हम किससे करेंगे, इसका जो हम निकालेंगे क्या, पी टोटल, इसको हम डिनोट करते हैं पी नॉट से। ये किसके बराबर होती है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं इसी सॉल्वेंट में दूसरे एक क्लोज वेसल में लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्यूट मिला दिया। सही है, मैंने क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया। तो P1 जो होगी वो किसकी वेपर प्रेशर होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगी। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होगी कि मतलब, अब एक चीज़ बताओ, अगर किसी प्योर को मैं गर्म कर रही हूँ, लाइक मैंने वाटर गर्म कर रही हूँ पानी, ठीक है, और मैं एक ऐसा पानी गर्म कर रही हूँ जिसमें मैंने चीनी मिला, तो दोनों में जल्दी भाप में कौन सा बदलता है, प्योर वाला। सही, जिसमें मैंने सॉल्यूट मिला रखा है, पहले वो 2 चीज़ों में खत्म हो, एक तो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराने में उसकी एनर्जी खत्म होगी, उसके बाद वो उस टेम्परेचर तक जाएगा जिस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट था।
तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर ऑफ, लिखो लाइन लिखो बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is greater than vapor pressure of solution. मतलब P1 नॉट जो मेरा होगा वो ज्यादा होगा किससे, P से। P1 ये बेटा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज, प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, और ये मेरा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट है, हाँ सॉरी सॉल्वेंट है, ठीक है। अब लिखो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन surface area, mass and volume. Vapor pressure does not depend on surface area और mass और volume. अगर ये सब क्वालिटीज हैं तो वेपर प्रेशर मेरी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, क्योंकि हमारी मास और वॉल्यूम पर डिपेंडेंट नहीं है। इतनी बात ध्यान रखना, जितने दिन भी जो भी प्रॉपर्टी पढ़ो उसे ये दिमाग लगाना है तुम्हें, इंटेंसिव है एक्सटेंसिव। इससे तुम्हें बिना याद करे हो बहुत सारी क्वांटिटीज याद हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो जल्दी से। मुझे 4 बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, किस किस के, C6H5, C6H5NH2, C6H5NO2 और CH3OH। पहला कितना दिया हुआ है बेटा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया हुआ है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वाला दिया हुआ है मुझे 184 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मुझे दिया हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके क्या दिए हुए हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, सही है। मुझसे पूछा है हाईएस्ट वेपर प्रेशर, हाईएस्ट वेपर प्रेशर बताओ, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट था। तो अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सबसे, तो मेरा वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। इट मीन्स किसका होगा, मेथनॉल का, CH3COOH। हो गया, अरे आगे को अब डालो। अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि लिक्विड को हम गैस में डिसॉल्व, सॉरी गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करें। अब डालो लिक्विड सॉल्यूशन। अभी तो हम गैसेस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे सब कुछ, क्योंकि हमारा वो क्या था। अब डालो लिक्विड सॉल्यूशंस, इसमें डालो लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट भी क्या है, लिक्विड है, और हमारा सॉल्यूट भी क्या है, लिक्विड है। दोनों कैसे हैं इन नेचर में, दोनों कैसे हैं इन नेचर, वोलेटाइल है। दोनों कैसे लिए हमने पहली बार में, दोनों हमने कैसे लिया है नेचर में, लिखो दोनों वोलेटाइल इन नेचर है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर मैं निकाल लूँ, दो सॉल्यूट है मेरे ए और बी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल लियो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करती हूँ दोनों के, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो हेनरी कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट में हम क्या ले रहे थे, हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड एंड लिक्विड। तो हम यहाँ KH की जगह बेटा क्या लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू काई। और यही हमारा क्या होता है, राउल्स लॉ। यहाँ लिखो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। हाँ बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सेम गोज टू बी लिखो। अगर मैं यही पी बी के लिए निकालूं, हमने दो मिलाए हैं ना, ए और बी, दो हमारे पास क्या है, दो लिक्विड्स है, एक ए एक बी। अगर मैं बी के लिए लिखूंगी तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू काई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके बाद क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी, और उसके बाद काई बी। अगर मैं टोटल का निकालूंगी और दोनों वॉलेटाइल है, दोनों वॉलेटाइल इन नेचर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, पीटी कितना आ जाएगा, पीटी बराबर पीए प्लस पीवी आ जाएगा। आया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है इसका ग्राफ, क्योंकि इसका ग्राफ क्या है, हमारा क्लोज ग्राफ है। अभी तक हम कैसे ग्राफ पढ़ रहे थे, ओपन ग्राफ, सिस्टम में ग्राफ पढ़ रहे थे, मगर राउल्स लॉ में हमारे जो ग्राफ आई है वो क्लोज सिस्टम ग्राफ है। इतना लिख दिया, आगे करो। देखो हमें एक चीज पता चली, हमें क्या पता चला, पी ए बराबर कितना था बेटा, यहाँ से पी इज हमारा प्योर का और पी भी क्या था बेटा, प्योर वाला पी काई बी। अगर मैं पी टोटल लिख रही थी तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमारे क्या थे, दोनों क्या थे बेटा, वॉलेटाइल इन नेचर वाले हमने क्या लिए हैं, दोनों जो हमारे लिक्विड्स लिए हुए हैं वो कैसे हैं, हमारे वॉलेटाइल इन नेचर है। जब ये वॉलेटाइल इन नेचर है तो दोनों पे क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ये क्या आ जाता है, पी ए काई ए प्लस पी वी नॉट। एक चीज मुझे पता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन काई ए प्लस काई बी बराबर कितना आता है, एक आता है ना, तो लिखो काई ए प्लस काई बी बराबर, हम क्या कर सकते हैं, हम काई ए की जगह 1 माइनस काई बी पुट कर सकते हैं, काई ए बराबर 1 माइनस काई बी। अब देखो इसको यूज कहाँ पे करना है, इसका यूज हमें करना होगा हम जब इसका ग्राफ निकालेंगे। अब देखो, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, हमने एक क्लोज बॉक्स लिया, सही है, यहाँ पे हमारा ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ, इस साइड में हमने लिया पार्शियल प्रेशर ए, नीचे क्या है हमारा, इसमें मोल फ्रैक्शन है, सॉरी गलत लिख रहे हैं, ये पी एटमॉस्फेयर है हमारा, और ये क्या है, काई ए
काई भी, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन की है, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, काई ए 0 ले रखा है, क्या ले रखा है, काई ए 0 ले रखा है, तो काई बी कितना होगा, काई बी 1 होगा। यहाँ पे लिखो काई ए बराबर 0, तो काई बी बराबर कितना होगा बेटा, सेम गोज टू यहाँ पे काई बी बराबर 0, तो काई ए बराबर कितना होगा। अब जब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पी ए निकाल रहे होते हैं, तो हमें वहां पे क्या चाहिए, हमारे पास क्या आएगा, काई भी हमारा कितना है, उसके लिए अगर मैं इसमें इसको 0 रखूंगी तभी तो मेरा पूरा टोटल प्रेशर इसके बराबर आएगा। तो ये कहाँ पे जाती है हमारी, यहाँ पे हमारा काई बी की वैल्यू क्या है बेटा, काई बी की वैल्यू 0 है, ये किसकी वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है। यहाँ पे ये तो वैल्यू तो हमारी काई बी की होगी ना, तो काई बी इसके लिए 0 है। यहाँ काई ए की वैल्यू तो है कि हमें अगर इसको यहाँ पे सीधा करेंगे तो ये काई ए की वैल्यू आएगी, बट काई बी की वैल्यू क्या है, 0। सेम गोज टू अगर मैं काई बी के लिए करूंगी, अगर मैं काई ए 0 रखूंगी तभी मेरे पास काई बी आएगा। काई बी कहाँ से आएगा, ये आ जाता है मेरा किसके लिए, पी बी के लिए ग्राफ, अगर मैं पी वाले सॉल्वेंट के लिए प्रेशर निकालती हूँ। और जो हमारा पी टोटल आता है वो आता है ये क्या हो गया हमारा पी टोटल, और ये क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनके बीच का गैप ही हमारा क्या होता है, बॉइलिंग। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, वेपर प्रेशर। जब हम अभी पढ़ेंगे एवोल्यूशन और क्या डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एवोल्यूशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन और रिलेटिव लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव। लिखो बेटा, ये बनाओ, यहाँ पे लिखो बेटा P नॉट B 0, P नॉट B और ये P नॉट B। इसके बीच का जो गैप होता है वो हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर। ये बना लिया। अब इसके बाद ये वाली लाइन लिख सकते हो ना तुमने, यहाँ पे लिखो n काई ए बराबर 0, देन काई बी बराबर 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी टोटल बराबर और सेम और बनाने हैं, ये जल्दी जल्दी हाथ चलाओ प्लीज। हो गया, किताब में खोल के देख लेना, किताब में भी ये दो ग्राफ बने हुए हैं। अब देखो पी टोटल बराबर काई ए प्लस काई बी है। अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ 1 माइनस काई बी, तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं इसमें, काई ए की वैल्यू ही तो होगी 1 माइनस काई बी, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पी टी बराबर पी नॉट 1 माइनस काई बी बराबर ये कौन सी इक्वेशन बन गई, अगर मैं इसे काई बी और उसके रेस्पेक्ट में, सॉरी काई ए के रेस्पेक्ट में और पी टी के रेस्पेक्ट में देख रही हूँ तो y बराबर mx प्लस सी बना रहा है ना ये, y बराबर mx प्लस सी किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। अगर ग्राफ बनाने हो तो
कहाँ दिमाग है। y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में अगर तुम जब भी ग्राफ बनाते हो तो वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। इसमें इंटरसेप्ट क्या होता है और तुम्हारा स्लोप क्या होता है m। तो अगर मैं इस ग्राफ को किसके रेस्पेक्ट में बना रही हूँ, अभी तो पहले मुझे इसे खोलना पड़ेगा पूरा। PA माइनस काई बी प्लस PV काई बी, यहाँ पे ना P नॉट नहीं आएगा, PA आएगा। PA काई है ना, काई को हमने केवल 1 माइनस काई भी लिखा। P नॉट A नहीं आएगा। कहाँ पर नहीं आएगा, P नॉट नहीं आएगा, PA आएगा। P टोटल बराबर P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। ठीक है, अगर मैं काई A बराबर लिख रही हूँ, क्या 1 माइनस काई B लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, P नॉट A बराबर 1 माइनस काई B प्लस P नॉट B काई B। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को खोलूंगी तो क्या आएगा, P नॉट A माइनस P नॉट A काई B प्लस P नॉट B काई B। अब मैं क्या निकाल लूंगी इसमें से बाहर, काई भी निकाल लूंगी कॉमन दोनों में से, तो क्या बचेगा, क्या नहीं आ रहा था पहले, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आया क्या नहीं है। एटमॉस्फेरिक एरिया था। अब चलो इसका हम क्या बनाते हैं बेटा, अगर मैं इसे क्या कर दूं, इसको माइनस कर दूं, इसको अंदर ले लूं साइन को, माइनस लिया तो बेटा ये माइनस का साइन आएगा, क्योंकि मैंने माइनस लिया है ना, ये माइनस में है इसमें। अब मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगी तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा आएगा ग्राफ, क्योंकि मेरे पास इंटरसेप्ट भी है, मेरे पास स्लोप भी है, और मेरे पास क्या है, ये बराबर, ये मेरा क्या हुआ, PT बराबर y बराबर mx प्लस c से, तो PA मेरा क्या हो गया, PA क्या हुआ बेटा, PA इंटरसेप्ट हुआ ना, ये आया ना, यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, P नॉट B माइनस P नॉट A। सही, ये क्या है मेरा PT और ये क्या है मेरा, क्या तो दिखता तो ये माइनस है, यहाँ पे क्या है, ये इसको जब नेगेटिव में लाए, ये नेगेटिव में आया, ये पॉजिटिव में है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, काई भी लिया है, पॉजिटिव में आ गए। सही है, तो मैंने क्या कर लिया, इन दोनों को उल्टा भी तो करा है ना, PV माइनस PA करा है ना, अभी भी नहीं आया। पॉजिटिव वाला पहले लिखा है और ये वाला माइनस का साइन इसका अंदर लेंगे। बनाओ बेटा वो वाला पूरा बन गया। और सेम ऐसे ही करके तुम लोग किसके लिए लिखोगे, अपने आप जगह छोड़ो, काई बी के लिए लिखोगे। जैसे हमने यहाँ पे काई ए बराबर क्या लगाया है, 1 माइनस काई बी। तुम्हें क्या लगाना है, काई बी बराबर 1 माइनस काई ए। y बराबर mx प्लस c है, इसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, मेरे पास ये आया pt बराबर pa नॉट a प्लस p नॉट b, सॉरी यहाँ पे था काई सही है, ये काई भी है, और p नॉट b माइनस p नॉट a।
इतना आया हुआ है मेरे पास। अगर मैं इसको देख रही हूँ, मुझे ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, टोटल प्रेशर और कार्बिकेट। तो ये इक्वेशन देख के मुझे समझ में आ रहा है ना, ये इक्वेशन किसकी बन रही है, y बराबर mx प्लस c की इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब मेरा ग्राफ लाइन आएगा और इसमें इंटरसेप्ट भी है, इसलिए मेरा ग्राफ ऊपर से बनेगा, इनिशियल से ना बन के। ऐसे ही तुम b वाले के लिए बनाओगे अपने आप, पेज छोड़ो और कल बना के लेके आओगे। Types of solution. Types of solution. Types of solution. डालो types of solution. इसमें बताओ दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक कैसे होते हैं आइडियल सोल्यूशन और एक कैसे होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। डालो आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं बेटा, जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। लिखो आइडियल सोल्यूशन में, लिखो विच ऑलवेज, आइडियल सोल्यूशन में लिखो आदर्श विलियन, विच ऑलवेज राउल्स लॉ थ्रू आउट द कंपोजिशन। मतलब पूरी कंपोजिशन में उसने क्या फॉलो किया है, राउल्स लॉ फॉलो किया है। Which obeys Raoult's law throughout the composition। ऐसा सोल्यूशन जिसे बनाते हुए पूरे की पूरे टाइम उसने क्या किया, कहीं भी राउल्ट्स लॉ को डिसओबे नहीं किया, हर जगह ओबे किया। ठीक है, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में लिखो सेम गोस। अच्छा अभी एक ही तरफ लिख रहे हो, टेबल में लिख रहे हो, सिंपल लिख रहे हो, सिंपल लिख रहे हो। अच्छा तो इसमें लिखो डेल बी मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल बी मिक्सिंग इक्वल टू 0। मतलब इसमें वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर दो हमने किसे मिलाया, लिक्विड्स को मिलाया, उनका वॉल्यूम कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैंने 1 लीटर को मिलाया तो वो 2 लीटर ही बनेगा, ना कोई कम होगा ना कोई ज्यादा। डेल एच मिक्सिंग इज 0, डेल एच मिक्सिंग इज 0। इसके बाद लिखो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ solute oblique solvent, solute oblique solvent and solution are same। हाँ oblique ये होता है and solution are same। solvent and solution are same, मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स मेरा जितना इसके बीच में होगा, ए के बीच में होगा, बी के बीच में होगा, उतना ही सोल्यूशन बनने के बाद मेरा इंट्रामोलिकुलर फोर्स किसके बीच में होगा, ए और ए बी। सही है, इसमें ना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ना मेरी एंथैल्पी में चेंज आ रहा है, और ना ही मेरे किस में आ रहा है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स में चेंज। अब डालो नॉन आइडियल सोल्यूशन, और अगर ये राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है तो इसका ग्राफ भी सेम कैसा बनेगा, हमारा राउल्ट्स लॉ वाला बनेगा। अब आ जाओ किसमें, नॉन आइडियल सोल्यूशन में। नॉन आइडियल सोल्यूशन में डालो डेल एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल बी मिक्स नॉट इक्वल टू 0। या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। सेम डालो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक सॉल्वेंट,
solute ऑब्लिक solvent और solution are not same। मतलब अगर मेरे इधर का इंट्रामोलिकुलर फोर्स A और B और B और A और B के बीच में ज्यादा है तो इधर या तो वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, सेम नहीं रहेगा। क्या समस्या हुई? मेरे पास बोर हो गए। सही है, बढ़िया बात है। अभी से उड़ गई तुम लोग की नींद। चलो इसमें क्या आएगा, अगर ये राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा था तो पी ए बराबर पी का ये की इक्वल आ रहा था, यही तो था राउल्ट लॉ हमारा। ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इक्वल टू इसका ग्राफ कैसा आया था हमारा, सेम वो बिल्कुल राउल्ट लॉ की तरह। इसका ग्राफ कैसा आता है, आना चाहिए था ऐसा ग्राफ, बट ये आता कैसे है, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है। अब इसके एग्जाम्पल डालो तो सबसे जरूरी चीज है, सम एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस आर। देखो एक चीज देखना, अगर सेम मॉलिक्यूलर क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में, सही है, सेम फंक्शनल ग्रुप के हम दो उसको मिला रहे हैं तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। जैसे कि मेरा पहला एग्जांपल है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, तो दोनों कौन से हैं, एल्केन है, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, पहला एग्जांपल है। दूसरा बेटा बोलो, दूसरा हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो प्लीज, ब्रोमोबेंजीन। सही, उसके बाद डालो बेटा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड और बेंजीन प्लस टॉलिन, बेंजीन प्लस टॉलिन। ये तुम्हारे क्या हो गया 6, और सॉरी इसमें 2 और लिखो, हाँ एक और लिखो CCl4 एंड SiCl4, CCl4 एंड SiCl4। और ये याद कर ले क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं कौन से इसमें ग्रुप ऐसा है जो आइडियल सॉल्यूशंस का ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप ऐसा है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो जो सॉल्यूशंस दिखाए जा रहे हैं ना याद करना। अब इसके बाद हम लोग नॉन आइडियल पे आ जाते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से थे, जो हमारे राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। अब राउल्ट लॉ को फॉलो हम 2 तरीके से नहीं कर सकते थे, या तो हम क्या कर रहे थे, हम 2 तरीका डेविएशन जो कर सकते थे। एक तो हम पॉजिटिव डेविएशन जो कर रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट से ज्यादा इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, वो हमारा क्या हो गया पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या हो गया कि मेरे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई, वो हमारे किस में आया, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, वो आया हमारा नेगेटिव डेविएशन। तो डालो यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में 2 टाइप का लिखो, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन।
आएगा फोर्स पॉजिटिव बी एक सेकंड को मुझे एनसीईआरटी की बुक देना। लिखो बेटा, पॉजिटिव डेविएशन में लिखो। if vapor pressure of given solution is higher than the vapor pressure predicted by the Raoult's law, प्रिडिक्टेड बाय द राउट्स लॉ, मतलब जो राउट्स लॉ के द्वारा जो वेपर प्रेशर निकाला जाए, अगर मेरा वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा आ रहा है तो मैं कैसा डेविएशन शो कर रही हूँ? पॉजिटिव डेविएशन। देन इट इज पॉजिटिव डेविएशन। उसमें लिखो टेबल में दूसरी तरफ नेगेटिव डेविएशन में, इफ इट इज लेस देन predicted by the Raoult's law, if it is less than predicted by the Raoult's law, the deviation is negative deviation. देखो, in case of positive deviation from Raoult's law, in case of positive deviation from Raoult's law, AB interaction, AB A और B के बीच में बॉन्ड लगा के लिखना है, AB interaction are weaker than those between AA and AB। मतलब कि ये तुम्हारा किससे वीक हो रहा है? स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारा कैसे बोलूं? कहाँ से बोलना है बेटा? इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, AB interaction are weaker than those AA and AB interaction, AA and BB interaction। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें देखो मेरा क्या हुआ, अगर मेरा बॉन्ड पहले कैसा था? स्ट्रॉन्ग था और बाद में कैसा हो गया? वीक हो गया, तो मेरा वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये तो हमारा राउल्ट्स लॉ की तरह था कि अगर मैं इसको राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा था
तो ग्राफ कैसा आता, यहाँ पर आ जाएगा। बट अब मेरा ये ग्राफ क्या कर रहा है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये ग्राफ में क्या हो जाता है, अब इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसी को हम क्या कर देंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। लिखो बेटा, del V and del H mixing always greater than 0. Del V and del H mixing always greater than 0. लिखा नहीं लिखा बेटा? हाँ, अब आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं निगेटिव डेविएशन में। सब कुछ इसका उल्टा हो जाएगा, किसमें? निगेटिव डेविएशन में। इसमें क्या हो रहा था, जो हमारे पहले के सॉल्वेंट का और सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन था वो ज़्यादा था, किससे? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूशन में बन रहा था। इसमें क्या हो जाएगा, इधर वाले में कुछ समझ में नहीं आया ना, सब ऊपर से गया। पॉजिटिव डेविएशन क्या था, सुनो। पॉजिटिव डेविएशन क्या था कि पहले मेरे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग थे, उनके बीच का क्या था, हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था। जब मैं क्या मिला रही थी, सिर्फ सॉल्यूट बॉन्ड बना रहे थे और सॉल्वेंट बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इनका सॉल्यूशन बनाया तो फिर क्या हुआ, ये इसका हमारी स्ट्रेंथ कैसी हो गई, कम हो गई। इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, कम हो गया। जैसे ही इनका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, वैसे ही क्या हुआ हमारा, ये क्या था, क्या प्रेशर किसका था, ये प्योर का था, ये सॉल्यूशन का, तो ये ज्यादा हो गया किससे, प्योर वाले से। अब जब हम ग्राफ में आए, ग्राफ ये यहाँ से P, जो मेरा फाइनल P टोटल बन रहा था, P एटमॉस्फेरिक के बीच की जो जगह थी वो क्या बता रही थी हमें, बॉइलिंग पॉइंट बता रही थी। जब मेरा ये वेपर प्रेशर बढ़ा तो इसने क्या किया, जब इसको बिल्कुल सीधे आना चाहिए तो राउल्स लॉ को अगर ये फॉलो करता, बट ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। इनका ग्राफ कैसा है, ऊपर को उठा हुआ ग्राफ बना, ऊपर को उठा हुआ ग्राफ बना, इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया, इट मीन्स हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया क्योंकि इनके बीच की जगह कम हो गई है, सही है। क्योंकि ये गैप जो था वही हमें क्या बता रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बना। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इट मींस वेपर प्रेशर क्या हो गया, आया। अब यहाँ वाले में उल्टा हो जाता है, निगेटिव डेविएशन हो रहा है, और पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये क्या था, हम वेपर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। अगर मैं निगेटिव डेविएशन की बात करूँगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसको लिखो यहाँ पे, डेल H मिक्सिंग एंड डेल V मिक्सिंग ऑलवेज लेस देन 0 या निगेटिव। अगर इसमें मेरा पॉजिटिव डेविएशन है और मैं लिख रही हूँ डेल V ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन बनेगा मिक्स, तो वो ज्यादा बनेगा। मतलब 1 लीटर मैंने सॉल्वेंट मिलाया था, 1 लीटर मैंने सॉल्यूट मिलाया था, टोटल बनना कितना चाहिए था, 2 लीटर बनना चाहिए था, मगर वो बनेगा एटलीस्ट 2.5 to 3, इस तरीके से वो बड़ा होगा, सही है। यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव डेविएशन है तो B
डेल एच एंड डेल बी दोनों क्या हो रहे हैं बेटा? लेस देन जीरो हो रहे हैं, निगेटिव। इट मींस इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जो बनेगा वो कम बनेगा। अब यहाँ पे लिखो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। क्यों नहीं लिख रहे? सही, लेस देन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ए लेस देन पी नॉट आई ए। Intramolecular force of attraction between solute and solute and solvent is less than solvent and solute। मतलब अगर मेरे से मैं देखूंगी किसका बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी और सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी, जब मैंने उसे सोल्यूशन बनाया तो वो क्या हो गई बेटा, कम हो गई। कम हो गई इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़। तो वेपर प्रेशर, चलो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पी एटमॉस्फेरिक है हमारा, यहाँ काई ए 0 था, काई बी 1 था, यहाँ क्या था, काई ए 1, काई बी 0। हम राउंड्स लॉ निकाल रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था, ये क्या हो रहा था मेरा, पी टोटल हो रहा था, सही है। बट अगर मैं निगेटिव डेविएशन सब निकाल रही हूँ तो निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, निगेटिव डेविएशन में ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा और ये ऐसे करके। इट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर, अब चलो इनके एग्जाम्पल समझिए। पॉजिटिव के एग्जाम्पल लिखो बेटा, लिखो। जनरली ऐसे दो सॉल्वेंट मिलके पॉजिटिव बना रहे थे जो आपस में रिएक्ट कम करते। अगर रिएक्ट कम करेंगे तभी तो उनका फाइनल वाला बॉन्ड कम मजबूत बनेगा ना। अगर मैं अच्छे से रिएक्ट करूंगी तो फाइनल वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा, अच्छे से अच्छी स्ट्रेंथ का बनेगा। तो इसमें लिखो बेटा पॉजिटिव वाले में तुम्हें कौन कौन से एग्जाम्पल लिखने हैं, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल लिखो। क्लोरोफॉर्म प्लस इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल, सॉरी सही बोल रही हूँ ना, हाँ सही बोल रही हूँ, क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल। उसके बाद लिखो बेंजीन प्लस एथाइल अल्कोहल, बेंजीन प्लस एथाइल अल्कोहल, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसीटोन। लिखो जल्दी जल्दी, and hexane and ethanol, benzene plus acetone, CCl4 plus benzene, CCl4 plus CHCl3, CCl4 plus C6H5 plus toluene। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टार लगा के लिखना है H2O plus एथेनॉल। एंड यहीं पे दोनों इन्हें लगा के लिखना क्या, स्टार लगा के, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। H2O प्लस एथेनॉल, सही है।
ये सब का शो करते हैं तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और इन सबको तुम्हें याद करना है। जनरली याद रखना जो रिएक्ट कम करते हैं, जबकि यहाँ पे जब मैं एथेनॉल और वाटर को मिलाऊंगी तो हमारी कौन सी बॉन्डिंग बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। बट हम पहले क्या देख रहे थे, हम वाटर हमारा मॉलिक्यूल जितना अकेला होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है, बट जब वो एथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, इसीलिए वो भी क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। लिख लिए? अब नॉन नेगेटिव वाले लिखो बेटा। नेगेटिव डेविएशन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, H2O प्लस HCl, H2O प्लस HCl, एसिटिक एसिड एंड प्रोटीन, एसीटोन एंड एनिलीन। क्या बेटा क्या पूछ रहे हो? एसिटिक एसिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? हेट्रो कंपाउंड होता है नाइट्रोजन का, बेंजीन की जगह यहाँ पे ये लग जाता है, ये प्रोटीन होता है। अब ये तुम्हारा कहाँ तक का सिलेबस खत्म हो गया? अब हमारा इसके बाद सिर्फ बचता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। बेटा एसीटोन प्लस एनिलीन, अब डालो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। Qualitative properties. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली क्या लिखेंगे? लिखो चारों पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज लिख देना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये अभी अभी हमने कहाँ पढ़ी? राउल्ट्स लॉ के कौन से डेविएशन में पढ़ रहे थे हम इसे? वेपर प्रेशर कौन से में कम हो रहा था? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नेगेटिव डेविएशन। वहां हमने क्या पढ़ लिया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि कैसे लोअर हो रहा है, बट अभी हमें इसका फॉर्मूला पढ़ने के लिए रह गया है। और उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा है बेटा, तीसरा है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी है ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर, और ये सब हम खत्म करेंगे कल को। प्लीज सब लोग आधा घंटा पहले आना, क्योंकि कल हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करनी है। तो आधा घंटा पहले नहीं आना। हाँ, कल से शुरू करेंगे हम लोग। अगर मेरी क्लास होती है तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये चारों टॉपिक जो है वो मैं आधा घंटा पहले पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर आज मैंने पढ़ा है तो तुम में से किसी के दिमाग में नहीं आएगा और अब बचा भी नहीं होगा।
सही है। तो 4 टॉपिक है, आधे घंटे में हम क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, इसलिए कल सब लोग